हेलो स्टूडेंट्स, मैं BS चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। आज कक्षा 10 के अंतर्गत हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। ये क्लास केवल कक्षा 10 के ही विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि कक्षा 9 से लेकर 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए हिंदी व्याकरण की ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए ये सभी बच्चे देखें, क्योंकि सभी जो है क्लासों में ये हिंदी व्याकरण पहुँच जाती है। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है छंद। तो कक्षा 9 में, 10 में, 11 में और 12 में छंद जो हैं पहुँचे जाते हैं। किसी में कम छंद है, किसी में ज़्यादा छंद हैं। तो हाई स्कूल को ध्यान में रखकर मैंने ये क्लास बनाई, लेकिन ये क्लास सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो सेशन को शेयर कर दें और लाइक कर दें। इसके साथ हम अपनी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। जल्दी जल्दी बच्चे फटाफट लिंक को शेयर करें ताकि अन्य बच्चे भी जुड़ सकें। फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा 10 के अंतर्गत हिंदी में जो हिंदी व्याकरण है, जिसमें हम काव्यगत सौंदर्य की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें रस, छंद, अलंकार होते हैं। रस की चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। आज छंद की चर्चा करेंगे, छंद को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके बाद अगले वीडियो में अलंकार की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और जो बच्चे इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं वो टेलीग्राम को डाउनलोड करें, या टेलीग्राम डाउनलोड है तो वहां पर सर्च करें JMD CT और ज्वाइन करने के बाद वहां से आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ये बिल्कुल आप इस PDF से अपने नोट्स बना सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी विषयों की कक्षाएं संचालित की जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सोशल साइंस, ठीक है। सबकी क्लासें प्रोवाइड कराई जाती हैं निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो अन्य बच्चों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी बच्चे जुड़ सकें। आइए समझते हैं छंद क्या है। छंद का अर्थ हिंदी साहित्य कोश के अनुसार, ये हिंदी साहित्य कोश है, उसने जो है छंद की परिभाषा दी है। आइए समझते हैं। अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, मात्रा गणना तथा यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। क्योंकि परीक्षा में तुम्हें छंद की परिभाषा नहीं पूछाएगी, लेकिन फिर भी छंद के बारे में मालूम होना चाहिए छंद क्या है। आइए आगे और देखते हैं इसकी परिभाषा को। छंद का शाब्दिक अर्थ है बंधन। छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? छंद का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन। अतः वर्ण, गति, विराम, मात्रा, तुक आदि के नियमों पर आधारित शब्द रचना को ही छंद कहा जाता है। आप इस परिभाषा को याद कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। परीक्षा में आपसे परिभाषा नहीं पूछ जाएगी, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए छंद की परिभाषा, छंद क्या है। तो वर्ण, गति, विराम, मात्रा, तुक आदि नियमों पर आधारित शब्द रचना को ही छंद कहा जाता है। छंद को अंग्रेजी भाषा में मेट्री या वर्स कहते हैं। अब जानते हैं छंद का अर्थ समझने के बाद अब समझते हैं छंद के प्रकार। छंद कितने प्रकार के होंगे? छंद के कितने प्रकार होंगे समझते हैं। छंद अनेक प्रकार के होते हैं, किंतु मुख्य रूप से छंदों के निम्नलिखित भेद हैं। लगभग 4-5 प्रकार के छंद होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको जो मुख्य भेद हैं उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो छंद मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर जो पहला छंद दिया गया है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद क्या होता है आइए समझते हैं। मात्रा की गणना पर आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं। यानी जिन छंदों में मात्रा की गणना की जाती है, मात्राओं को गिना जाता है, ऐसे छंदों को हम मात्रिक छंद कहते हैं। इसमें वर्णों की संख्या भिन्न हो सकती है, किंतु उनमें निहित मात्राएं नियमानुसार होनी चाहिए। तो ऐसे छंद को हम मात्रिक छंद कहते हैं। अगला है वर्णिक छंद। इसमें क्या होता है? इसमें केवल वर्ण गणना के आधार पर रचे गए शब्द वर्णिक छंद कहलाते हैं। वृत्तों की तरह इसमें
गुरु लघु का क्रम निश्चित नहीं होता है, केवल वर्ण संख्या का ही निर्धारण रहता है। इसके दो भेद होते हैं, साधारण और दंडक। 1 से 26 वर्ण वाले छंद साधारण कहलाते हैं और 26 से अधिक वर्ण वाले छंद दंडक कहलाते हैं। हिंदी के घनाक्षरी, कवित्व और रूप घनाक्षरी और देव घनाक्षरी वर्णिक छंद हैं। और तीसरा प्रकार है वर्णिक व्रत। कौन सा प्रकार है? वर्णिक व्रत। वर्णिक छंद का एक क्रमबद्ध, नियोजित और व्यवस्थित रूप वर्णित व्रत होता है। व्रत उस समछंद को कहते हैं जिसमें समान चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में आने वाले वर्णों का लघु गुरु क्रम सुनिश्चित रहता है। गुणों के नियम से नियोजित रहने के कारण इसे गुणात्मक छंद भी कहते हैं। जैसे मंद्राकांता, इंद्रवज्र, उपेंद्र वज्र, वंशस्थ, मालिनी आदि इसी प्रकार के छंद हैं, ये वर्णिक छंद में आते हैं। और जो मातृ छंद हैं उनके नाम आप नोट कर लीजिए। मातृ छंदों में दोहा आता है, मातृ छंदों में दोहा आता है, सोरठा आता है, रोला आता है, चौपाई आती है, ये इसमें आते इतने। अब आइए चर्चा करते हैं आगे। छंद के तत्व, ये भी यहाँ से जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो छंद के तत्व हैं, छंदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें छंदों के विभिन्न तत्वों के विषय में जानना आवश्यक है। यानी छंद के जो तत्व का मतलब है अंग, तत्व का मतलब है अंग या अवयव। तो छंद के मुख्य तत्व इस प्रकार हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से छंद के तत्व। तो यहाँ पर एक टेबल बनी है। छंद के मुख्य तत्व या अंग 7 होते हैं, जिसमें पहला होता है चरण, दूसरा वर्ण और मात्रा, तीसरा संख्या और क्रम, चौथा यति, पांचवा गण, छठा गति और सातवां तुक। तो आइए बारी बारी से इन पर चर्चा करते हैं, समझते हैं इनको। पहला है मात्रा एवं वर्ण। मात्रा और वर्ण क्या होता है, आइए समझते हैं। मात्रा क्या होता है? किसी ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। लघु वर्ण की एक मात्रा मानी जाती है और गुरु वर्ण के उच्चारण में उससे दुगना समय लगता है, अतः इसकी 2 मात्राएं मानी जाती हैं। इन 2 मात्राओं को इस तरह से लिखा जाता है। फिर वर्ण क्या होते हैं, आइए वर्ण पर चर्चा करें। तो मात्रा समझ लिया, वर्ण क्या होते हैं। वर्ण क्या है? मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हार्श या लघु वर्ण, दूसरे होते हैं दीर्घ या गुरु वर्ण। आइए समझते हैं लघु वर्ण क्या होते हैं, दीर्घ वर्ण क्या होते हैं। बच्चों ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हीं के आधार पर हम छंदों को पहचान सकेंगे। जब तक हमें ये नहीं मालूम है कौन कौन से लघु वर्ण है, कौन कौन से दीर्घ वर्ण हैं, तो हम मात्राओं को नहीं लगा सकते हैं। और जब तक मात्रा नहीं लगाएंगे तब तक हम छंद की पहचान नहीं कर सकते हैं। तो मात्राओं के लगाने से ही हम छंद की पहचान करते हैं। तो आइए समझते हैं हार्श वर्ण कौन से होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हार्श वर्ण कहते हैं। यानी ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें, ऐसे अक्षर जिनके उच्चारण में हमें कम समय लगता हो उन्हें हार्श वर्ण या लघु वर्ण कहते हैं। हार्श वर्ण मात्रा गणना की प्रमुख इकाई है। लघु वर्ण एक मात्रिक है, इसीलिए यहाँ पर जो है एक मात्रा के लिए एक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कौन कौन से लघु वर्ण हैं इनको ध्यान रखना। छोटा, छुटी, छटोऊ, ये क्या है? ये 3 शब्द जो है, 3 अक्षर जो हैं वो लघु वर्ण हैं, ठीक है। और इनमें ऋ भी आ जाती है, तो ये लघु वर्ण है और इनकी मात्रा ही केवल लगती है, इनकी मात्रा ही लगती है। देखो ये हमें कोई मात्रा नहीं, आ की मात्रा, ये छुट्टी की मात्रा लगी है और ये छठों की मात्रा लगी है। तो छोटा, छुट्टी, छठोऊ और ऋ ये लघु वर्ण माने जाते हैं। सदैव ध्यान रखना बच्चों, नोट कर लेना काफ़ी पर। इनको लघु वर्ण कहते हैं या हार्श स्वर कहते हैं, हार्श वर्ण कहते हैं। और ये हार्श स्वर भी होते हैं। इन्हीं के आधार पर स्वरों के आधार पर ही मात्राओं की गणना की जाती है।
दो लघु वर्ण मिलकर एक गुरु के बराबर माने जाते हैं, इसके नियम निम्नलिखित हैं। अब जो लघु वर्ण हैं या हार्श वर्ण हैं, हार्श स्वर हैं, यहाँ पर वर्ण का मतलब है स्वर से है, यहाँ पर क्योंकि मात्राएं स्वर की लगती हैं, तो आइए समझते हैं कहाँ पर स्वर की मात्रा, यानी हार्श स्वर की मात्रा लगेगी, हार्श वर्ण की मात्रा लगेगी। जैसे संयुक्त अक्षर स्वयं लघु होते हैं, जो भी संयुक्त अक्षर होते हैं वो स्वयं लघु होते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा उदाहरण दिया गया, चंद्र बिंदु वाले वर्ण लघु या एक मात्रिक माने जाते हैं। जैसे हंसना, हंसना, फंसना, इस पे हा के ऊपर ये चंद्र बिंदु लगी है, तो इसको हम एक ही मात्रा इसकी गिनेंगे। ठीक है बच्चों, जहाँ भी चंद्र बिंदु लगा हो वहाँ पर हम एक ही मात्रा गिनेंगे, अर्थात उसको लघु ही मानेंगे। अगला पॉइंट है, हार्श मात्राओं से युक्त सभी वर्ण लघु ही होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, जिसमें भी हार्श स्वर की मात्राएं लगी होंगी वह वर्ण सभी जो हैं हार्श स्वर ही माने जाएंगे। और चौथा पॉइंट है, हलंत व्यंजन, जो हलंत व्यंजन भी लघु माने जाते हैं। जैसे अहम, ये माँ हलंत लगा हुआ है तो ये भी जो है लघु ही माना जाएगा। और अगला पॉइंट है, ये मात्राओं के गिनने का पॉइंट है। तो बच्चों पॉइंट लगाना, जो मात्राएं कैसे लगाई जाती हैं इसके नियम हैं। संयुक्ताक्षर से पूर्व का लघु वर्ण जिस पर भार नहीं पड़ता है लघु ही रहता है। जैसे यहाँ पर का कन्हैया लिखा है और कन्हैया और जुनैया लिखा है यहाँ पर, तो का पर जो है ना का कोई भार नहीं पड़ता है। ठीक है, जो यहाँ पर लघु वर्ण है ना, इसका कोई भार नहीं पड़ता, तो यहाँ पर इसको लघु ही कहेंगे, लघु ही मानेंगे। और दूसरा पॉइंट है दीर्घ। ठीक है, दीर्घ वर्ण या दीर्घ स्वर, दीर्घ वर्ण हार्श या लघु की तुलना में दुगनी मात्रा लगते हैं। यानी दीर्घ जो स्वर होते हैं उनको बोलने में अधिक समय लगता है, दीर्घ जो वर्ण होते हैं उनको बोलने में अधिक समय लगता है, उच्चारण करने में अधिक समय लगता है। जिसमें अधिक समय लगता है उसकी मात्रा भी दुगनी होती है। इसलिए दीर्घ वर्ण के लिए या दीर्घ स्वर के लिए जो मात्रा लगाई जाती है वो ये मात्रा लगाई जाती है। बच्चों यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये मात्रा लगाई जाती है। और मातृ छंदों में मात्रा की गणना करते समय दीर्घ वर्ण संबंधी नियम निम्नलिखित प्रकार हैं। यानी दीर्घ कहाँ पर दीर्घ की मात्रा लगेगी, कहाँ पर लघु की मात्रा लगेगी, लघु की कहाँ मात्रा लगेगी, ये ऊपर बताया जा चुका है। अब दीर्घ की मात्रा कहाँ लगेगी इसके भी नियम हैं, आइए समझते हैं। पहला नियम है इसमें कि संयुक्ताक्षर से पूर्व के वर्ण दीर्घ होते हैं। जैसे दुष्ट लिखा है, ठीक है, ये क्या लिखा है, दुष्ट लिखा है। अक्षर में दुष्ट अक्षर में दु और आदि संयुक्त अक्षर से नया शब्द प्रारंभ हो तो कुछ अपवादों को छोड़कर उसका प्रभाव अपने पूर्व शब्द के लघु वर्ण पर नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे भ्रष्ट व भ्रष्ट में, जैसे वह और भ्रष्ट में हा लघु ही रहेगा, यानी ये भ्रष्ट लिखा है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर देखना दुष्ट जो लिखा है दुष्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूर्व के वर्ण दीर्घ होते हैं, अगर ये सा बना है आधा तो इसका प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा और ये जो है दीर्घ हो जाएगा, इसको दीर्घ मान लिया जाएगा। दूसरा नियम है अनुस्वार युक्त वर्ण दीर्घ होते हैं। जैसे इसमें अनुस्वार लगा होता है, ये वाला इसको आ की मात्रा बोलते हैं, ये अनुस्वार लगा होता है तो इसको हम दीर्घ ही पढ़ते हैं, दीर्घ मात्रा इसके बोलते हैं। और विसर्ग वाले वर्ण दीर्घ माने जाते हैं और जिसमें विसर्ग लगी होती है। देखो यहाँ पर जो विसर्ग लगी है, यहाँ पर ये दू और ये विसर्ग लगी है यहाँ पर और खा। ठीक है, तो ये दा में छठों की मात्रा लगी है, लेकिन इसके आगे विसर्ग लगी है तो इसलिए इसको हम दीर्घ मानेंगे। क्या मानेंगे, इसमें दो मात्राएं मानेंगे। इस चीज़ को बच्चों ध्यान रखना, ये पॉइंट जो है, ये बिंदु हैं, ये नियम जो है, दीर्घ मात्रा कहाँ पर लगेगी इसके नियम है। सही से ध्यान से समझें, अगर समझ में ना आए तो कमेंट करते रहें। अगला पॉइंट है, चौथा नियम है कि दीर्घ मात्राओं से युक्त वर्ण दीर्घ माने जाते हैं। जैसे कान, कान, कैसे आदि। देखो इन सब में कौन सी मात्रा लगी है, दीर्घ मात्रा लगी है। अब दीर्घ वर्ण कौन कौन से होते हैं, आइए इन पर भी चर्चा कर लेते हैं। यानी दीर्घ स्वर क्योंकि स्वरों की मात्रा लगती हैं, तो मैंने बताया छोटा और छुटी, छठो, ये होते हैं हार्श स्वर होते हैं। इसके अलावा बड़ा है, बड़ी है, बड़ा है, बड़ी है, बड़ऊ है, ठीक है, ए है, आए है, ए है, आए है,
ओ है और औ है। ये सभी बच्चों क्या है? और अंग है और आहा है। ये सभी क्या है? ये सभी दीर्घ स्वर हैं। और दीर्घ स्वर जहाँ भी लगेंगे उसकी मात्रा 2 लगेंगी, गुरु की मात्रा लगेगी, यानी ये मात्रा लगेगी। यहाँ पर 2 मात्राएं मानी जाएगी वहाँ पर। तो ये सब दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वर में 2 मात्राएं लगती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर कौन लिखा, कौन में ओ आओ की मात्रा आ गई है। किसकी मात्रा आ गई है? आओ की मात्रा आ गई, तो इसे यहाँ पर 2 गिना जाएगा। ठीक है, गुरु की मात्रा लगेगी यहाँ पर। इस चीज़ को बच्चों ध्यान रखना, जहाँ हार्श स्वर हो वहाँ पर 1 मात्रा लगेगी और जहाँ दीर्घ स्वर हो वहाँ पर 2 मात्राएं लगेंगी। 5वां नियम है, कभी का वर्ण भी चरण के अंत में लघु वर्ण भी विकल्प से दीर्घ मान लिया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया, लीला तुम्हारी अति विचित्र में त्रा जो है दीर्घ है, कभी कभी मान लिया जाए, यह बात स्वरूप है। तो ये पहला बिंदु था, जो पॉइंट था, जो अंग थे, छंद के तत्व थे। इसमें पहला था मात्रा और वर्ण। अब दूसरा पॉइंट आता है यति। यति का मतलब होता है विराम। यति का मतलब क्या होता है बच्चों? विराम। छंद की एक लय होती है जिसे गति या प्रवाह भी कहते हैं। छंदों में विराम के नियमों का पालन भी किया जाता है। छंद के प्रत्येक चरण में उच्चारण करते समय मध्य या अंत में जो विराम होता है उसे यति कहा जाता है। ठीक है बच्चों। और अगला पॉइंट है, तीसरा तत्व है पाद या चरण। देखिए क्या है, छंद में प्रायः 4 पंक्तियां होती हैं। छंद की एक पंक्ति को पाद या चरण कहते हैं। इसी पाद को उस छंद का चरण भी कहा जाता है। पहले और तीसरे चरण को विषम और दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखना। और चौथा पॉइंट है गढ़। गढ़ क्या होते हैं, आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, वो वीडियो की लिंक को अपने मित्रों में शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके लिए हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। तो इसलिए एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। तो चौथा है गण। वर्णिक वृत्तों में वर्णों की व्यवस्था तथा गणना के लिए 3 वर्णों, ठीक है, यह मिस्टेक है बच्चों, यहाँ पर वर्ण होने चाहिए, 3 वर्णों के गण समूह बनाए गए हैं। इन्हें वर्णिक गण कहते हैं। इनकी संख्या 8 है। कौन कौन से हैं? ये इसका सूत्र यहाँ पर लिखा है बच्चों, ये सूत्र ध्यान रख लेना। इसमें 3 के समूह बनेंगे तो 8 गण बन जाएंगे। इसका सूत्र है या माता राजभान सलगा। इसको याद करने का सूत्र है या माता राजभान सलगा, या माता राजभान सलगा। इसको याद करने का एक फार्मूला है। इसमें 8 गण हैं। ठीक है, इसमें 3 के समूह बनेंगे, तो देख लो आप, इसमें 8 हैं। अब आइए जानते हैं वो कौन कौन से हैं। नीचे टेबल बनी हुई है, इस पर हम देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए, ये नाम दिया गया गणों का, ये सूत्र दिया गया है, ये लक्षण दिए गए हैं, ये मात्रा यहाँ पर लगी है, उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। जैसे या माता राज, ठीक है, 3 वर्णों के समूह बनाएंगे। 1 वर्ण, 2 वर्ण, 3 वर्ण, इनके हम समूह बनाएंगे। इन 3 के समूह बनाएंगे, क्या हो गया? या माता। तो इसको हम या से शुरू करते हैं, तो क्या हो गया? ये यगण हो गया। ठीक है, फिर ये मगड़ हो गया, फिर ये तगड़ हो गया, फिर ये रगड़ हो गया, फिर ये जगड़ हो गया। ठीक है, या माता, या माता। तो देखो इसमें 1 मात्रा ये और 2 बड़ा की मात्रा लगी है, तो ये 2 मात्रा यहाँ, 2 मात्रा यहाँ, देखो ये मात्रा लगी हैं। ठीक है, इससे बनने वाले शब्द जैसे भवानी, भा में 1 मात्रा, भा में बड़ा की मात्रा इसलिए 2, ना में बड़ी की मात्रा इसलिए 2 यहाँ पर। ठीक है, ये कौन सा? आदि लघु। इससे कोई तुम्हें मतलब नहीं है, आपको इससे मतलब नहीं है, केवल इतना ध्यान रखो। और ये परीक्षा में आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन टॉपिक में दिया गया तो आपको हम बता रहे हैं। और ये इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए विशेषकर है, जो 8 साइड के बच्चे हैं उनके लिए विशेषकर ये। तो आपको ध्यान रखना है, 8 गण होते हैं, 3 के समूह में होते हैं। उनका जो हमने सूत्र बताया था, या माता राजभान सलगा, उसको ध्यान रखना आप बच्चों। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, या माता राजभान सलगा। ठीक है, 3 के समूह होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है बच्चों।
अब अगला तत्व है गति। गति क्या होती है? ये बच्चों मिस्टेक हो गया, इसमें छंद होना चाहिए। छंद को पढ़ने की देखिए पर होना यहाँ चाहिए पर छंद। दिया गया 4.5 मीटर कपड़े का मूल्य 81 रुपये, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य क्या कीजिए। तो जहाँ पर एक ज़्यादा छंद को पढ़ने की ज़्यादा लय वस्तु का को मूल्य गति दिया गया हो और एक वस्तु का मूल्य पता करना होता है, तो वहाँ पर बच्चों जो है भाग किया जाता है। छठा है संख्या और क्रम। तो सबसे पहले लिखेंगे 4.5 मीटर कपड़े का मूल्य छंद में मात्राओं और वर्णों 4.5 की मतलब गिनती 4 को दूनी 8 9/2 संख्या कहते हैं। 9/2 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है मात्राओं और वर्णों बच्चों? की जो 81 गिनती रुपये होती है, उनको जो गिना जाता है, देखिए लिखा है क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। 4.5 मीटर या 9/2 मीटर कपड़े का मूल्य लघु वर्ण और गुरु 81 वर्ण रुपये की है। व्यवस्था तो हम 1 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे 1 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 81 गुणे मिस्टेक है बच्चों, जो 9/2 है वो उल्टा हो जाएगा, छंद मतलब 2/9 हो जाएगा। तो 2/9 से हम छंद के चरणों के अंत में समान वर्णों की आवृत्ति को हम और गुणा कर देगा। जो 9 है छंद नीचे, के चरण इन 9 से 81 को समान भाग वर्ण आ दे जाए, देंगे। उनकी तो आवृत्ति 9 को हम क्या 9 कहते हैं? और 9 में ये थे छंद के तो कितना आया? तत्व। 9 आया अब आइए 9 और 2 जो की गुणा आपके कर देंगे, पाठ्यक्रम में 9 कक्षा दूनी 10 के 18। पाठ्यक्रम में तो हमारा मात्र आंसर हो गया 18 रुपये हैं। रोला और 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हुआ बच्चों? 18 चर्चा करेंगे। तो ये सवाल आइए आपको जानते समझ हैं में आ गया क्या है है। रोला, उसकी ये परिभाषा और 9/2 थे, लेकिन इधर भाग किया जाएगा तो 2/9 हो जाएगा। गुणा कर 3 लग के, इसलिए यहाँ पर 2/9 हो गए और 9 से हमने 81 को भाग दे दिया। क्या बच्चों? उत्तर हमारा आ गया सममात्री 18 छंद है, इसको ध्यान रखना। 18 रुपये जो है 1 मीटर कपड़े का रोला मूल्य जो है वो सममात्री छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 12 मात्राओं पर यति होती है, यानी विराम लगा होता है। पूर्ण विराम और अल्प विराम लगे होते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए रोला एक सममात्री छंद है, इसको ध्यान रखना। यहाँ पर दिया गया उदाहरण, क्या उदाहरण दिया गया है? को पापहि पंच तत्व प्राप्त मुनि, प्राप्त सुनि जगमन धावत, और बन बन वावन वीर बढ़त चो चंद मचावत, और पे ताकि लोथ तिरपथगा के तट लावत, और 9 2 11 होत 3 5 बिसरावत। तो देखिए बच्चों, इस यहाँ पर रोला छंद है। अब मैंने जो अभी नियम बताए थे, कहाँ पर कौन सी मात्रा लगेगी, आइए उन मात्राओं के आधार पर आपको बताने का प्रयास करते हैं। मात्रा लगाकर, और एक मात्रा यहाँ, 2 मात्रा यहाँ पर, एक मात्रा यहाँ, एक मात्रा यहाँ और एक मात्रा यहाँ। यहाँ पर चंद्रबिंदु लगा हुआ बच्चों, और 2 मात्रा यहाँ संयुक्त अक्षर है और एक मात्रा यहाँ। आइए गिनते हैं, 2 और 1 3 और 2 5 1 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर 11 मात्रा है, यहाँ पर यति लगी हुई है। फिर यहाँ पर गिनेंगे 2 ये मात्राएं और एक ये मात्रा, एक ये, इसमें भी एक मात्रा लगेगी और इसमें 2 मात्राएं, इसमें भी एक मात्रा लगेगी। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर 11 और 13 मात्राओं पर यति है, तो इसलिए यहाँ पर रोला छंद हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर रोला छंद हो गया है। एक अन्य उदाहरण दिया गया है, इसके माध्यम समझने का प्रयास करते हैं। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, और नदियाँ प्रेम प्रभा फूल तारे मंडल हैं, वंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन हैं। इसमें देखिए मात्रा लगाकर देखते हैं। ये बड़ी की मात्रा लगी है नाम में, तो यहाँ पर 2 मात्राएं, ला में बड़ा की मात्रा लगी है, तो यहाँ पर भी 2 मात्राएं, बा में 1 मात्रा, रा में 1 मात्रा, पा में 1 मात्रा, रा में 1 मात्रा, धा में बड़ा की मात्रा लगी, इसलिए 2 मात्रा, यहाँ पर 1 मात्रा। 2 2 4 और 2 6 2 8 1 9 10 1 11। तो यहाँ पर भी जो है 11 मात्राएं हो रही हैं। और यहाँ पर देखते हैं 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा, 4 5 6 7, यहाँ पर 2 मात्राएं, 8 9 10 11 और 12 13 मात्राएं। तो यहाँ पर 13 मात्राएं हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो भी जो है रोला छंद है। ठीक है, क्योंकि परीक्षाओं में आपके सामने उदाहरण दिए होंगे और उदाहरण देकर पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा छंद है। तो जब तक आप मात्राएं नहीं लगा पाओगे, तब तक आप छंद को नहीं पहचान सकोगे, क्योंकि किताबों में उदाहरण 2-3 दिए होंगे, उन 2-3 उदाहरणों से काम नहीं चलेगा।
उदाहरण कोई से भी आ सकते हैं, इसलिए आपको मात्राएं लगानी आनी चाहिए। मात्राएं लगाकर आप छंद को पहचान सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मात्राएं लगानी आनी चाहिए। अगर मात्राएं समझ में नहीं आ रहे तो कमेंट करें, हम अलग से इसका एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, इसमें मात्रा को हम सिखा देंगे। और दूसरा छंद है सोरठा। आइए समझते हैं इसकी परिभाषा। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, इसको ध्यान रखना बच्चों। जो सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, ये पॉइंट नोट करने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, सोरठा किस प्रकार का छंद है? एक अर्ध सममात्रिक छंद है। मात्रिक छंद तो है ही, लेकिन कैसा? अर्ध सम। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। यह दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरणों में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। देखो, आइए इस उदाहरण के माध्यम समझते हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, द्वितीय और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। देखिए ये यहाँ पर ये रोला दिया गया था, इसमें 4 चरण दिए गए हैं। पहला चरण, एक दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। ठीक है, 4 चरण दिए गए हैं। और अब बात हो रही है सोरठा की। सोरठे के उदाहरण के माध्यम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर वदन, करहूँ अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। आइए ये सोरठा का उदाहरण। आइए मात्रा लगाकर जानते हैं कि सोरठा का उदाहरण है कि नहीं है। देखिए, जा में किसकी मात्रा लगी है? ओ की मात्रा लगी है। ओ क्या है? दीर्घ स्वर है, तो यहाँ पर 2 मात्राएं लगेंगी। ठीक है, सा में छोटों की मात्रा लगी है, हाथ स्वर है, इसलिए 1 मात्रा। माँ में छोटी की मात्रा 1 मात्रा। रा में आ की मात्रा, ता में आ की मात्रा है। जहाँ कोई मात्रा नहीं लगी होती वहाँ बच्चों आ की मात्रा होती है, यानी छोटा आ की मात्रा होती है। ठीक है, फिर सा में छोटी की मात्रा, वो सॉरी हाँ, सा में छोटी की मात्रा 1 मात्रा लगेगी। धा में छोटी की मात्रा, इसलिए यहाँ पर भी 1 मात्रा लगेगी। हाँ में ओ की मात्रा, इसलिए 2 मात्रा लगेगी। अब छोटी है तो यहाँ पर 1 मात्रा लगेगी। गिनते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, 11 है, ये प्रथम चरण है। ये कौन सा है? ये प्रथम चरण है। अब ये दूसरा चरण है, इसमें जाएंगे कितने मात्राएं होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो यहाँ पर 13 मात्राएं। तो यहाँ पर जो है हमारा पूरा नियम सही बैठता है कि प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होंगी। सॉरी, प्रथम और तृतीय में 11-11 मात्राएं होंगी, और द्वितीय और चतुर्थ में 13-13 मात्राएं होंगी। तो वहाँ पर सोरठा छंद हो जाता है। अब हमें आगे मात्रा लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ मात्रा लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमने पहली लाइन में ही मात्रा लगा कर देख ली, तो वहाँ पर जो सोरठा छंद जो है वो कंप्लीट हो जाता है, पूरा नियम फॉलो करता है। आइए एक अन्य उदाहरण के माध्यम समझने का प्रयास करते हैं। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए। अब पर स्वार्थ के काज शीस आगे धर दीजिए। पर स्वार्थ के काज शीस आगे धर दीजिए। आइए समझते हैं इसमें कौन सा छंद है, मात्रा लगाकर समझेंगे। देखो, यहाँ में कोई मात्रा नहीं लगी है, यानी छोटा की मात्रा है, तो यहाँ पर 1 मात्रा लगेगी। हाँ में बड़ी की मात्रा लगी है, तो यहाँ गुरु की मात्रा यानी 2 मात्राएं लगेगी। सा में 1 मात्रा, या में बड़ा डंडा लगा इसलिए 2 मात्राएं। ना में ओ की मात्रा लगी इसलिए 2 मात्राएं। का में बड़ा डंडा लगे इसलिए 2 मात्राएं। अब माँ में कोई मात्रा नहीं तो 1 मात्रा लगेगी। तो आगे गिनते हैं, 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 11। ठीक है, आगे गिन लेते हैं। रा में 2 मात्राएं, माँ में 1, का में 2, सा में 1, माँ में 1, रा में 1, ना में 1, का में 2 और जे में 2। तो देखिए 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो यहाँ पर भी ये सोरठा छंद का उदाहरण है। तो आज का वीडियो बच्चों कैसा लगा है? आज का वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अलंकार, उसको लेकर आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। यदि वीडियो में कोई त्रुटि रह गई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि वीडियो सही हो तो भी कमेंट बॉक्स में बताएं और लाइक ज़रूर करें।
ठीक है बच्चों, अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम दिया गया नीचे, उसको डाउनलोड कर लेना और वहाँ से इसकी PDF को आप प्राप्त कर सकते हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।